तो अब तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन फिनोमेना से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑन अ प्लेन सरफेस, देन रिफ्लेक्शन ऑन अ स्फेरिकल सरफेस। अब हम लोग जाएंगे टॉपिक, वो होगा रिफ्रैक्शन। और हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमेना के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है वो ले लिया है। एक बात बताया था कि whenever light falls on a boundary separating two media, then some part of light energy reflects back in the medium of incident ray and some part of light energy may get transmitted into other medium. The transmitted ray which enters into other medium, after entering into other medium, either bends towards the normal or bends away from the normal. This phenomena is called refraction. तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। और एक बार बताया था कि when light ray travels from optically rarer medium to optically denser medium, then after entering into optically denser medium, light ray bends towards the normal. And if light ray travels from optically denser medium to optically rarer medium, in that case, after entering into rarer medium, light ray bends away from the normal. तो इतना डिस्कशन हम लोगों ने ऑलरेडी पहले किया हुआ था, इसलिए हम लोग सीधा जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। और उसके बाद हम लोग जो है टॉपिक जो मेजरली इसको डिवाइड करेंगे वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन बाउंड्री। देयर आफ्टर विल गो फॉर रिफ्रैक्शन ऑन अ स्फेरिकल बाउंड्री। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। और उसके लिए अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग यहाँ पे पहले बना लेंगे बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। तो ये हो गया बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया। मीडियम वन अगर हम इसको बोलना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे जो है हमारा इधर की तरफ से आएगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मीडियम वन का मतलब होता है मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे। तो इसको हम लोग जो है इंसिडेंट रे अगर इधर से लेकर आते हैं और ये फॉल किया बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया पे, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो इसको हम लोग लिख लेंगे मीडियम नंबर वन। और मीडियम नंबर वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं उसको लिखते हैं n1। और स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव अगर हम लोग लेते हैं इस मीडियम में तो उसको लिया हमने v1। अब जो दूसरा मीडियम है इसको हम लोग लिख लेते हैं मीडियम नंबर 2। और मीडियम नंबर 2 को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम लिख लेते हैं n2 और स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव को हमने लिख लिया v2। अब यहां से हमारा हुआ ये कि इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाएगा मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये हो गया कि सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट्स बैक। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हम लोग ले लेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज इक्वल्स टू आई। इसको हम लोग यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग लिखते हैं DOI। अब डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या कंडीशन ले लेते हैं कि n2 इज ग्रेटर देन n1। इसका मतलब है कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया रिलेटेड टू मीडियम वन। और उस केस में हम बोलेंगे कि आफ्टर एंटरिंग इनटू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये हो गया कि इस डायरेक्शन से इसके पास ऑप्शन था या तो अभी जाता है या फिर टुवर्ड्स। तो इस केस में हम लोगों ने टुवर्ड्स शो किया। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ट्रांसमिटेड रे। ट्रांसमिटेड रे जो नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बना रहा है, इसको हम लोगों ने ले लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां से हो गया कि जो इसको हम लोग नॉर्मल n शो कर लेते हैं। और यहां से हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे जाते हैं। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम ये बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, ट्रांसमिटेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन एंड दैट प्लेन इज नथिंग बट प्लेन ऑफ इंसिडेंस। वैसे हम लोगों को पता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ट्रांसमिटेड रे एंड नॉर्मल
at the point of incidence all lie in a single plane and that plane is called plane of incidence. तो अभी हम लोग जो पहला लॉ का बात कर रहे हैं वो ये है कि इंसिडेंट रे, ट्रांसमिटेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन. तो अब पहले लॉ के हिसाब से अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे कि आई, आर एंड पी ऑल विल बी कोप्लानर. तो ये हो गया मेरा कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे वी कैन से और ट्रांसमिटेड रे. तो रिफ्रैक्टेड रे एंड normal at the point of incidence, normal at point of incidence lie in a single plane. तो इसके हिसाब से अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो गया lie in a single plane. और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस. अगर हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इंसिडेंट रे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग उस चीज को इंसिडेंट रे को अगर रिप्रेजेंट करते हैं आई वेक्टर से तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं आई वेक्टर. रिफ्लेक्टेड रे जिस डायरेक्शन के अलोंग है उसके हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं आर वेक्टर और इसको लिख लेते हैं हम लोग टी वेक्टर. तो वेक्टर के टर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इंसिडेंट रे को तो आई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, रिफ्लेक्टेड रे को आर वेक्टर से, ट्रांसमिटेड रे को टी वेक्टर से. एक बात हमको पता है कि ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां दे रखा है तो इसका अपोजिट एंगल अगर हम बात करेंगे तो ये एंगल भी होगा किसके बराबर? तो आई के बराबर. ठीक है. अब हम लोग अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का बात करें तो डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? यूनिट वेक्टर से. तो ओ से अगर हम देखना चाहें तो ये हो गया मेरा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इधर और ये कहलाएगा हमारा आई कैप. रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? आर कैप. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे वो ये डायरेक्शन हो गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ आई कैप. ट्रांसमिटेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड रे अगर हम लोग शो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टी कैप. अब यहां से नॉर्मल अगर हम बात करते हैं ऊपर के डायरेक्शन में तो ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं एन कैप. तो इसके नीचे का डायरेक्शन अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एन कैप. अब अगर हम देखें यहां से यहां तक एंगल आई है और ये आर है तो इस एंगल को अगर हम लोग लेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर के बराबर. ठीक है. अब यहां से पहला चीज हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंट रे, ट्रांसमिटेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सिंगल प्लेन. इसको हम लोग एन वेक्टर लेते हैं, इधर की तरफ हम लोग ले लेते हैं माइनस एन वेक्टर. तो इसके बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर. इन दैट केस देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल्स टू 0. तो इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे आई वेक्टर, टी वेक्टर एंड एन वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ दैट विल बी इक्वल्स टू 0. तो फर्स्ट लॉ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि जो बॉक्स ऑफ, ये हम लोग यहां पे बना लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का तरीका जो हम लोग लेते हैं. तो हो गया आई वेक्टर, एन वेक्टर एंड टी वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू 0. या फिर इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आई कैप, एन कैप, टी कैप मस्ट बी इक्वल्स टू 0.
और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि फर्स्ट टू वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और उसके रिजल्ट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे विथ थर्ड वेक्टर, तो उसका जो वैल्यू आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया वेक्टर के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पहले लॉ को। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे, और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमको बोलता है वो ये है कि जो फॉर अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी अ कांस्टेंट। तो एक बाउंड्री के लिए अगर हम बात करते हैं तो जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। तो हम लोग इस चीज को लिखने जाएंगे तो लिखेंगे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम जाते हैं तो इस कांस्टेंट का वैल्यू आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर के जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और वो हो गया n2 बाय n1। तो अब हम अगर यहाँ पे k की जगह पे रख देंगे इस वैल्यू को, तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहां से वो क्या हो जाएगा, तो वो हो गया हमारा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू n2 बाय n1। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। या फिर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मोस्टली जो मेरा हैबिट होगा वो होगा n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर लिखने का। तो बेटर है कि हम इस चीज को फॉलो करके चलेंगे। वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पे जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज the ratio of speed of propagation of light wave in free space to speed of propagation of light wave in a given medium। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन में जाएं तो हम लोग n2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं c बाई v2, n1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं c बाई v1। तो साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू हो जाएगा v1 बाई v2, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्मी प्रिंसिपल के टाइम पर। तो यहां से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि जो एज n equals to c by v, so we can write that n1 equals to c by v1 and n2 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारा c by v2। और अगर हम इस चीज को इस एक्सप्रेशन में यहां पे पुट कर देंगे तो we'll be getting that sin I by sin R इक्वल्स टू v1 बाय v2। तो इसको हम बोलते हैं अनदर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये हो गया हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके बेसिस पर हम लोग कुछ कंक्लूजन यहां से ड्रॉ करेंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज जो है वो है कि n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। इसका मतलब है कि फॉर अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया n into sin theta will be constant। अब n into sin theta will be constant पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं इस चीज को थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे भी रब कर रहा हूं। इस चीज को आप समझना, और ये सब चीज आपके नोट्स में दिया हुआ है, सो देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू। आप उसको गो थ्रू कर लेना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला हमने क्या देखा कि n into sin theta जो है that will be constant। अब n का यहां पे क्या मतलब हो गया, तो n रिप्रेजेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम और थीटा रिप्रेजेंट करेगा एंगल मेड बाय लाइट रे विद द नॉर्मल इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। तो सबसे पहले जान लो, जैसे हम लोगों ने लिया मीडियम 1, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया n1। और इस मीडियम के अंदर चाहे हम इंसिडेंट रे लें चाहे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे लें, दोनों नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है I। तो इस चीज को अगर हम अप्लाई करते हैं
तो हम लोग इस तो क्या लिख लेंगे, लिखेंगे N1 साइन ऑफ एंगल मेड बाय लाइट रे विद द नॉर्मल, तो कितना हो गया I इक्वल टू, अब लिया दूसरा मीडियम, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया N2, और इस मीडियम में जो हमारा ट्रांसमिटेड रे वो कितना एंगल बना रहा है, R बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो ये हो गया N2 साइन R। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे फॉर अ बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया स्नेल्स लॉ को, तो N1 साइन I इक्वल्स टू N2 साइन R। अब हम इसके बेसिस पर एक दो चीज जो डिस्कस कर सकते हैं वो ये है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन R इक्वल्स टू N1 बाय N2 इंटू साइन R। अब ये हो गया कि N1 और N2 का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो N1 बाय N2 हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। अब इसके बेसिस पे हम ये बात कर सकते हैं जब भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम घटाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी घटेगा। अब लाइट रे चाहे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, ये बात हमेशा क्लियर है कि whenever we increase angle of incidence, angle of refraction will increase. On decreasing angle of incidence, angle of refraction हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अब इस चीज को लेकर के हम लोग दूसरे एस्पेक्ट पे जाएंगे। एक ये चीज हो गया कि अगर हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो अगर हमारा जीरो होता है तो डेफिनेटली ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या होगा, जीरो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होने का मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होने का मतलब ये हो गया कि हम लोग यहां पे लेते हैं कि ये अगर बाउंड्री है सेपरेटिंग टू मीडिया, इसको हमने मीडियम 1 ले लिया, इसको मीडियम 2 ले लिया। अगर लाइट रे फॉल करता है इस बाउंड्री पे नॉर्मली, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी रिफ्लेक्ट होगा, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, लेकिन जो रे हमारा ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे अगर नॉर्मली फॉल किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा, जीरो, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, जीरो। मतलब जो भी लाइट रे ट्रांसमिट होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो हो गया। इसका मतलब है कि देयर इज नो डेविएशन इन द पाथ ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट रे। तो इससे हमको एक चीज हो गया, पहला चीज कि इफ लाइट रे गोज अनडेविएटेड इनटू अदर मीडियम और गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू अदर मीडियम अनडेविएटेड, तो उसका पहला केस हो गया कि व्हेन लाइट रे falls on the boundary separating two media normally, that means angle of incidence equals to zero. In that case, light ray goes undeviated with angle of refraction equal to zero. तो पहला केस हो गया कि जब भी लाइट रे फॉल करेगा बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया नॉर्मली, इन दैट केस लाइट रे गोज अनडेविएटेड। सेकंड है कि फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ लाइट रे हैज टू गो अनडेविएटेड। अब उस केस में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सेकंड, पहला तो ये हो गया कि विदाउट एनी डेविएशन लाइट रे को अगर जाना है तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो। सेकंड हम लोग लेते हैं कि व्हेन लाइट रे फॉल्स एट अ बाउंड्री, इस बार हम लोग लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका कितना है, तो हम लोग लेते हैं यहां पे थीटा। अब इस ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर ट्रांसमिटेड रे गोज अनडेविएटेड का सिचुएशन हम लोग लेकर के चलते हैं, ये मीडियम M1 है, जैसे यहाँ पे N1 V1 लिखते हैं, ये मीडियम 2 हो गया, इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं N2 V2। अब कब ये सिचुएशन हो सकता है कि किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रे जो है वो ना तो नॉर्मल की तरफ बेंड करे ना नॉर्मल से अवे जाए, तो उसके लिए सीधा बात हम यहां से लिख सकते हैं कि अगर N1 और N2 दोनों का वैल्यू सेम होता है तो उस केस में हम बोलेंगे साइन आर का वैल्यू किसके बराबर होगा, साइन आई के बराबर। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि इस केस में हम लोग लिखेंगे कि व्हेन N1 इक्वल्स टू N2, तो उस केस में I इक्वल्स टू क्या हो गया, R। देन वी कैन राइट दैट R इक्वल्स टू I, और R इक्वल्स टू I का मतलब है कि जो मैंने ट्रांसमिटेड रे वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा। मतलब ट्रांसमिटेड रे सीधा चला गया
और एंगल ऑफ डेविएशन का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड रे को नहीं दिखाया, इवन दो रिफ्लेक्शन इज अ डेफिनेट फिनोमेना, क्योंकि हम लोग अभी जो फोकस कर रहे हैं दैट इज ऑन ट्रांसमिशन पार्ट। तो फिर मैंने ट्रांसमिशन के बारे में बात किया यहाँ पे। तो दो चीज हो गया। अब पहला चीज कि जो कब हमारा लाइट रे ट्रांसमिट करता है दूसरे मीडियम में विदाउट एनी डेविएशन, केस नंबर 1 वो ये है कि उसमें N1 N2 अलग हो सकता है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 0 होगा। उस केस में लाइट रे या अनडेविएटेड। सेकंड केस ये हुआ कि N1 और N2 जो है वो हमारा डिफरेंट नहीं है, मतलब सेम वैल्यू है। N1 N2 अगर सेम होगा तो R इक्वल्स टू I होगा। तो फर्स्ट केस हो गया हमारा कि when light ray falls on a boundary separating two media normally, in that case light ray gets transmitted into other medium undeviated. Second, जो ध्यान से याद रखने का जरूरत है कि for any angle of incidence light ray goes undeviated when refractive index on either side of the boundary will have same value. So when N1 equals to N2, in that case light ray goes undeviated. जैसे एक बार IIT में क्वेश्चन पूछा कि जो क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से कि जो एक ये प्रिज्म दे रखा था, एक दूसरा प्रिज्म ये ले लिया। क्वेश्चन में यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 था, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 था, और क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन ये था कि यहाँ जैसे हम लोग इस जगह पे ही लिख लेते हैं, इसको रख कर देता हूं मैं अभी के लिए। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया कि जो N1 इक्वल्स टू कॉची विलिसन हमने पढ़ा था, N इक्वल्स टू A प्लस B बाय लैम्डा स्क्वायर। तो N1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो दे रखा था A1 प्लस B1 बाय लैम्डा 1 स्क्वायर, और N2 का वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में A2 प्लस B2 बाय लैम्डा 2 स्क्वायर। क्वेश्चन में N1 गिवन था, A1 गिवन था, B1 गिवन था, लैम्डा 1 गिवन था। सेकंड में दे रखा था N2 गिवन था, A2 गिवन था, B2 गिवन था, और लैम्डा 2 हमको निकालने के लिए बोला विद द कंडीशन कि फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द बाउंड्री लाइट रे गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू अदर प्रिज्म अनडेविएटेड। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। और इस मीडियम में अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 है और इस मीडियम में वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर लैम्डा 2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा 2। तो हमको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखा है कि लाइट रे गेट्स ट्रांसमिटेड अनडेविएटेड फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दैट केस N1 मस्ट बी इक्वल्स टू N2, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं और उससे हम लोग लैम्डा 2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बात हो गया हमारा कि अगर विदाउट एनी डेविएशन अगर ये ट्रांसमिट होता है तो क्या कंडीशन लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग स्नेल्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे। तो पहले मैं यहां पे रब कर देता हूं इस वाले पार्ट को। स्पेस बनाने के लिए मैं इसको इधर ले लेता हूं, इधर वाला पार्ट भी रख कर देता हूं। हाँ, ये कि जो ये चीजें जो पढ़ाई है वो आपको जिस जगह पर ये डायग्राम बना होगा नोट्स में, उस जगह पे ना होकर के एक दो पेज बाद कहीं पे जनरल नॉलेज या फिर के पॉइंट टू रिमेम्बर के अंदर दे रखा होगा। तो नो नीड टू वरी, ये सब इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में गिवन है। कि ये हो सकता है कि एक पेज बाद या एक पेज पहले वाला सिचुएशन हो सकता है, तो यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट एंड गो थ्रू दैट। अब यहां से हम लोग जाते हैं कि स्नेल्स लॉ जो हमने पढ़ा वो ये है कि N1 sin I इक्वल्स टू N2 sin R। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब भी हमारे दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर मान लो थीटा दे रखा है, देन वी कैन कॉस थीटा अगर हमको लिखना है तो कॉस थीटा के लिए हम क्या करते हैं, तो दोनों वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर हमको साइन थीटा निकालना है देन वी टेक मॉड्यूलस ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स। तो हम लोग सबसे पहले अगर देखेंगे साइन आई अगर हमको लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं। अगर हम लोग साइन आई लिखना चाहते हैं तो आई किसके किसके बीच का एंगल है, तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं आई जो एंगल है वो आई कैप और माइनस एन कैप के बीच का है, या फिर माइनस आई कैप या एन कैप के बीच का एंगल है। तो अगर हम लोग जब भी साइन आई लिखना चाहेंगे तो हम लोग साइन आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो साइन आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ, ये हो गया हमारा आई कैप क्रॉस माइनस ऑफ एन कैप, या फिर हम लिख सकते हैं इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ माइनस आई कैप क्रॉस एन कैप। अच्छा, साइन आर अगर हम लिखना चाहते हैं तो साइन आर किसके किसके बीच का एंगल है, वो है हमारा टी कैप एंड माइनस एन कैप के बीच का। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि साइन आर कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ टी कैप क्रॉस माइनस ऑफ एन कैप। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहते हैं इस फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं N1 मॉड्यूलस ऑफ आई कैप क्रॉस माइनस ऑफ एन कैप इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं यहां पे N2 मॉड्यूलस ऑफ टी कैप क्रॉस माइनस ऑफ एन कैप। तो ये हो गया हमारा स्नेल फॉर्म। अगर मान लो कि हम डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कॉस आई अगर लिखने जाएंगे तो कॉस आई क्या करेंगे, कॉस आई इक्वल्स टू नथिंग बट आई कैप डॉट माइनस ऑफ एन कैप। तो आई कैप डॉट माइनस ऑफ एन कैप और माइनस आई कैप डॉट एन कैप। तो अगर हम इस चीज को लिखना चाहते हैं कॉस आई के टर्म में लिखने के लिए तो N1 ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आई इक्वल्स टू, ये हो गया N2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर। अब हम लोग यहां से लिख सकते हैं N1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस आई के जगह पे हम लोग लिख लेंगे, कॉस आई की जगह पे क्या हो गया, तो आई कैप डॉट माइनस ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू N2 हो गया यहां पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस आर। अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा टी कैप डॉट माइनस ऑफ एन कैप का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ को। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है चीजें तो स्नेल्स लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन के बारे में बेसिक कुछ बातें। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर विल गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। तो पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे।